सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो यार बहुत टाइम हो गया वीडियो आने में। थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से नहीं आ पा रही थी वीडियो। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं नई वीडियो लेके आया हूँ उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। मैं इस वीडियो में अवर एनवायरमेंट चैप्टर पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो यार बिल्कुल देखना एंड तक, क्योंकि मैंने इस वीडियो में क्या करा है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको मैंने क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में चेंज किया है और कुछ एक बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है चैप्टर को, ताकि आपको आसानी हो रिवाइज करने में, लर्न करने में इजी पड़े। तो यार देख लेना, काफी मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो पूरा एंड तक देखना। अगर समझना है तो वन शॉट वीडियो है, पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ अच्छे से। और तो यार बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज विकास चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले चैप्टर 15 और एनवायरनमेंट क्लास 10th का जो एक चैप्टर है, ठीक है। सो यार देखो, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है पहला, वो ये है कि व्हाट इज इकोसिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है। तो यार देखो, ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब जितने भी बायोटिक यानी कि जैविक तत्व और अजैविक तत्व जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उन सबको मिलाकर एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। उसे पूरे को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब कि जैसे हमारे आसपास जो हमारे पास एयर है, वाटर है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको मिला के जो है हमारा एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के बेस पे बायोटिक कंपोनेंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यूट्रिशन के बेस पे यानी पोषण के बेस पर, पोषण के आधार पर हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और थर्ड आता है डिकम्पोजर्स। तो पहला पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर क्या होता है। Produces the organisms which make their own food and does not depends on other for their nutrition। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, which make their own food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इस प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, सेकंड क्या हमारा, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कंज्यूमर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो डिपेंड करते हैं, जो निर्भर हैं प्रोड्यूसर्स पर, उत्पादक पर, जो कि या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी अपने पोषण के लिए, ठीक है, अपने खान पान के लिए, जो दूसरे लोगों पर निर्भर हैं, दूसरे जीव पर निर्भर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन, हम लोग, और एनिमल्स, ठीक है। ये जो होते हैं वो कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कंज्यूमर को फर्दर डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है हमारा, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या कौन होते हैं, हर्बीवोरस इन द सेंस जिनको हम बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन कौन होते हैं, जो एलिफेंट हो गया हमारा, डियर हिरन हो गया, और काऊ हो गया, गाय हो गई, और जिराफ, ठीक है। ये हमारे हर्बीवोरस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जो कि हमारे शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस मींस मांसाहारी, जो कि मांस खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, क्रोकोडाइल, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, और थर्ड आते हैं हमारे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं सर्वाहारी, जो कि सब कुछ खाते हैं, मतलब सब कुछ पोषण ग्रहण करते हैं, यानी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन भी और मांसाहारी भोजन भी। तो ह्यूमन, डॉग, कैट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में लाई करते हैं ओमनीवोरस के अंदर, ठीक है। फोर्थ आते हैं हमारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दूसरे जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वो रहते हैं, लिव करते हैं, ठीक है। और उनसे वो अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो, ठीक है। वो होते हैं पैरासाइट्स, जैसे लाइस और फंगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो हमारे आसपास जो भैंस हो गई या गाय हो गई, उनके ऊपर कुछ रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया टाइप, जो कि उनसे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो उनके लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना एक तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना उनसे, ठीक है। वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं उनका एग्जांपल है लाइस और फंगी वगैरह, जो होते हैं वो पैरासाइट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, थर्ड चीज मैंने बताया था आपको कि थर्ड चीज है हमारे डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स क्या है? फंगी एंड बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब फंगी और बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक करना डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु या मरे हुए जो पौधे होते हैं उनको वो डिकम्पोज करते हैं ताकि वो उनको खाद में कन्वर्ट बनाते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? ड्रॉ और लेवल डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। मतलब एक डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है, डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है क्या दिखाने के लिए? टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, यानी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी के फ्लो को शो करना है। तो यार ये एग्जाम में आया था कि यार डायग्राम बनाओ ट्रॉपिक लेवल वाला, तो देख लो डायग्राम कैसा होता है। तो कुछ तरीके का होता है डायग्राम, देखो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में होता है डायग्राम। एक इधर की तरफ देखो, ये है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन, फूड चेन की इंक्रीजिंग लेवल है। ठीक है, क्या होता है? सबसे नीचे जिस कैटेगरी होती है वो होती है प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूसर के लास्ट में होती है, जो कि हमारी फोर्थ लेयर जो होती है, लास्ट नीचे की जो लेयर होती है वो प्रोड्यूसर्स की होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो सबके सब उन्हीं पे डिपेंड करते हैं जितने भी होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स उसके ऊपर आते हैं, लाइक करते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से ये चेन ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन की चेन है जो कि ये इस पे डिपेंड करते हैं, ये इस पे डिपेंड करते हैं, ये इस पे डिपेंड करते हैं, सारे दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये ट्रॉपिक लेवल का फ्लो ऑफ एनर्जी का डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स में। ठीक है, तो ये डायग्राम आ सकता है बनाने को एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ईच ट्रॉपिक लेवल 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड रेस्ट 90% एनर्जी इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल वर्क। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग हर ट्रॉपिक लेवल में, जैसे कि प्रोड्यूसर वाला ट्रॉपिक लेवल है, इस लेवल से जब हम सेकंड लेवल में जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर वाले लेवल में, तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है ना। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर अगर लेवल में जंप करेंगे तो वहां से सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। रेस्ट 90% ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर बायोलॉजिकल वर्क। जो बाकी बची हुई 90% एनर्जी है वो अपने बायोलॉजिकल वर्क के लिए यूज जाएगी। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो होता क्या है, जब प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने न्यूट्रिशन को खुद जनरेट करते हैं, तो उस टेम्पो ने कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी जो है उस एनर्जी का वो अपने बायोलॉजिकल वर्क में यूज कर लेते हैं। 90% एनर्जी जो कि उनके पास होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो बची भी जो 10% एनर्जी है वो जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में। क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स वो होते हैं ना जो कि प्रोड्यूसर को ग्रहण करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर को लेते हैं, जो जैसे ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या फिर उनको भोजन की तरीके से यूज करते हैं, तो उनकी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ 90% एनर्जी अपने अंदर रहती है, बायोलॉजिकल वर्क के लिए यूज करते हैं। बाकी 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मान लो कि प्रोड्यूसर्स के पास अगर 1000 किलो जूल की एनर्जी है, किसके पास? प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल की एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या होगा? उसका सिर्फ 10%, तो 1000 किलो जूल का 10% कितना होगा? 1000 किलो जूल का 10% हो जाएगा हमारे पास कितना? 100 किलो जूल। 100 किलो जूल यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? 100 किलो जूल की। बाकी जो 90% एनर्जी थी वो कहाँ? 900 किलो जूल की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स ने यूज कर ली अपने बायोलॉजिकल वर्क के लिए, राइट। अच्छा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएंगे तो 100 किलो जूल का 90% रेस्ट यूज जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के बायोलॉजिकल वर्क के लिए। जो 10% एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर गई, तो 100 किलो जूल का 10% कितना हो जाएगा? 10 किलो जूल। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर, जो कि हमारा लास्ट ट्रॉपिक लेवल है, सबसे अबव ट्रॉपिक लेवल है हमारा, जो ऊपर का सबसे ट्रॉपिक लेवल है, उसमें कितनी जाएगी एनर्जी? 1 किलो जूल। ओनली 1 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये एनर्जी जो हो रही है, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये एनर्जी जो हो रही है क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। एनर्जी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। एक बात और है कि जैसे जैसे एनर्जी जो है 10% एनर्जी अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर की, प्रोड्यूसर्स की, तो क्या होता है, जो कि प्रोड्यूसर्स के अंदर, जो प्रोड्यूसर ने अपना बायोलॉजिकल वर्क के लिए, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए जो उनके पास एनर्जी थी, उस एनर्जी में कुछ ऐसे हार्मफुल चीजें भी होती है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो कि वो जब प्राइमरी कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर्स को इनटेक कर लेते हैं, तो वो जो हार्मफुल चीजें होती हैं, जो हमारे पास हम कह सकते हैं एक तरीके से पॉइजन होता है, जो पॉइजन होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर्स को इनटेक किया है, यानी ग्रीन प्लांट्स को लिया है, खाया है,
तो इस वजह से वो पॉइजन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर चला जाएगा। अब वो प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे देन वो उन पे भी चला जाएगा वो पॉइजन। तो ऐसे करके एक तरीके से मतलब पॉइजन भी इनटेक हो रहा है, एनर्जी भी इनटेक कर रहे हैं वो, साथ ही साथ पॉइजन भी इनटेक कर रहे हैं। तो इस तरीके का ट्रॉफिक लेवल पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो देखो, the amount of harmful chemicals increases with every next level in a food chain is called biological magnification। वही जो मैं आपको बता रहा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में कि जो हार्मफुल केमिकल्स का जो अमाउंट इंक्रीज करता है विद एवरी नेक्स्ट लेवल, हर एक नेक्स्ट लेवल पे वो जो हार्मफुल केमिकल्स का अमाउंट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है फूड चेन के अंदर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो अमाउंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सब चीज को इंटेक कर लेते हैं। तो टर्सरी कंज्यूमर्स में ही जो टर्सरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर ही ह्यूमन लाई करते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो अमाउंट है, यानी जो हार्मफुल केमिकल्स का अमाउंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के ऊपर एक पूरा शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, काफी बार पूछा जाता है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओजोन के बारे में लगभग सबको पता होना चाहिए और पता होता भी है सबको, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखो इसका आंसर क्या है? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट बिकॉज यूवी इज हार्मफुल रेडिएशन मे कॉजेज स्किन कैंसर, कैटरेक्ट एक्सेट्रा। सब जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं सनलाइट की, जो सूरज की किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, उनको वो एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर, है ना। क्योंकि बिकॉज यूवी इज हार्मफुल रेडिएशन, क्योंकि यूवी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमारी वो काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन है, ठीक है, काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है। उनकी वजह से क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। The decrease in thickness of ozone layer over Antarctica was first observed in 1985 called ozone hole। मतलब जो कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो घट रही है, किस वजह से घट रही है? अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर की थिकनेस जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो डिक्रीज कर रही थी, यानी कि जो उसकी मोटाई है ना वो डिक्रीज कर रही थी। उसको फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया गया था? 1985 में, जिसको नाम दिया गया ओजोन होल का। कहां पर ऑब्जर्व किया गया? अंटार्कटिका में। तो ये याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो 1985 में ऑब्जर्व किया गया अंटार्कटिका में ओजोन, और उसे नाम क्या दिया गया? ओजोन होल, क्योंकि ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो डिक्रीज कर गई थी, इसकी वजह से उसको नाम दे दिया ओजोन होल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज ड्यू टू केमिकल लाइक CFCs व्हिच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, ACs एक्सेट्रा। मतलब जो कि ओजोन लेयर की थिकनेस में जो डिक्रीजमेंट आ रहा है, जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हार्मफुल केमिकल है, हार्मफुल गैस है, जिसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, ACs वगैरह में, है ना, उन सब में यूज किया जाता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, तो उनमें यूज किया जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का। तो वो काफी ज्यादा हार्मफुल केमिकल है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डिक्रीज कर रही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन 1987 UNEP जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन्होंने एक सक्सीड किया था, एक एग्रीमेंट यानी एक एग्रीमेंट पास आउट किया था टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ CFC बाय ऑल ओवर कंट्रीज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब कि जो हमारी यूनिपी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने 1987 में एक एग्रीमेंट पास किया था कि वो ये कहा था कि CFC का प्रोडक्शन को स्टॉप करो, यानी जो CFC बन रही है उसको स्टॉप किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए बाय ऑल ओवर कंट्री, जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज में CFC के प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाए, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्योटो प्रोटोकॉल का। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल नाम याद रखना है अपने को कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। तो UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, E फॉर इन्वायरमेंटल एंड P फॉर प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था पूरा, जिन्होंने ओजोन लेयर के बारे में, जो ओजोन लेयर की डिक्रीजमेंट है उनके बारे में बताया था कि किस वजह से हो रही है वो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? The substances which can be decomposed are called biodegradable waste। ऐसे सब्सटेंस जिनको डिकम्पोज कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉटन हो गया, जूट, पेपर, काउडंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जो डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इजिली आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको इजिली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी इजिली तोड़ा नहीं जा सकता, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल पॉलीथीन्स, प्लास्टिक, मेटल, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। पॉलीथीन जो कि है जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती, आपने देखा होगा, ठीक है, काफी ज्यादा हार्मफुल गैसेस जनरेट करते हैं जब ये अगर इनको हम बर्न भी करेंगे तो। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, व्हाट आर द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या मेथड है, यानी कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कैसे उसका मतलब यूज कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल का, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास बायोगैस प्लांट। क्या आता है? बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट के अंदर, ये बायोगैस प्लांट एक ऐसा एनारोबिक डाइजेशन होता है जिसके अंदर मतलब कि एक ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस होता है। जो वेस्ट होते हैं वहां पर बायोगैस प्लांट का यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा? लैंड फिलिंग्स होता है भूमि भराव, जहां पर कूड़ा करकट देखते हो ना आप, जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कि कूड़ा करकट जमा करके रख देते हैं, है ना, एक पहाड़ बना देते हैं पूरा उसका कूड़े का, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं? भूमि भराव, लैंड फिलिंग्स होते हैं, जो कि अपने आप कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में वो अपने आप डिकम्पोज होने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक है। वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है और ये काफी ओल्ड प्रोसेस है, मोस्ट कॉमन प्रोसेस है लैंड फिलिंग्स, भूमि भराव, जहाँ पर कूड़े करकटों का ढेर लगा दिया जाता है तो अपने आप क्या होते हैं? वो डिकम्पोज होते रहते हैं, ठीक है। वो सेकंड मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, कि आप कैसे वेस्ट को मतलब जो वेस्ट हो रखा है उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या है? कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद बनाना, जो कि खाद बनने का प्रोसेस होता है, उसे हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है? जैसे हम जो भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे जो जैविक तत्व होते हैं उनको अगर हम इकट्ठा करेंगे जगह पे, जैसे हमारे जो सूखी पत्तियां हो गई, ड्राई लीव्स वगैरह और वेजिटेबल्स वेस्ट, ठीक है, तो उन सबसे जो है वो कंपोस्टिंग खाद बनती है, कुछ महीनों हफ्तों में कंपोस्ट होता है वो, तो कंपोस्टिंग खाद बनती है उससे, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस क्या है? रिसाइकलिंग, चीज़ों को रिसाइकल करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो लोग आते हैं वो कुछ लोग होते हैं जो कि वो ले जाते हैं प्लास्टिक वगैरह, तो वो जो है वो चीज़ें रिसाइकल करने के लिए होती हैं, तो उनका कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि रिसाइकलिंग प्रोसेस में यूज हो जाती हैं। प्लास्टिक वगैरह हो गया, जैसे उनको रिसाइकल किया जाता है, वहाँ फैक्ट्री वगैरह में जाती है वो चीज़ें, और उसके बाद वो मतलब रिसाइकल प्रोसेस चलता है, वो दोबारा रिसाइकल होकर नई बन के आ जाती है। फिफ्थ प्रोसेस क्या है हमारे पास? फिफ्थ प्रोसेस है रीयूज, चीज़ों का रीयूज करना, उनको ना फेंकना। अगर आप सोच सकते हो कि जैसे कि रीयूज कर सकते हो किसी चीज का जो कि दोबारा काम में आ सकती है, यानी एक बार आपने यूज कर लिया फिर वो किसी दूसरे काम में आ सकती है, ऐसी चीजें भी होती है हमारे घर में काफी ज्यादा। तो आप चीजों का रीयूज करो जिससे कि दोबारा मतलब उनको वेस्ट में ना फेंका जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक हमारे पास कपड़ा हो गया, जो क्लोथ्स पहनते हैं जो कि पुराने जाते हैं क्लोथ्स, तो हम उनको क्या करते हैं? पुराने कपड़े में हम उनको साफ सफाई करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे चीजों का हम रीयूज करना चाहिए जो और काम में आ सकती है चीजें, मतलब उनका कोई दूसरा काम भी हो सकता है, ठीक है। तो यार मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है एक क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में, काफी अच्छे तरीके से। ये एक बढ़िया वीडियो हो गया है आपके लिए। मैंने बहुत मेहनत की थी इसको बनाने में, मैंने अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करा दिया है, अच्छी तरीके से लर्न करवा दिया है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कर दिया करो यार लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसी ही यार अमेजिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my